हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिमाग वाला। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमारा चल रहा था कोल इंडिया लिमिटेड मैनेजमेंट ट्रेनिंग के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज। ठीक है, तो आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो है आपका एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, जिसमें हम देखेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपके CIL के लिए, आपके EE या EC ब्रांच के लिए आपके बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हमारा, द डायोड हैज ID। जो डायोड करंट है ये ID है, D आपका नीचे आपका सब्सक्रिप्ट में ID, इसकी वैल्यू है 1 मिली एम्पियर। वट विल बी द डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड। ईटा की वैल्यू विच इज इसके केस में होता है कि आपका आइडियलिटी फैक्टर, इसकी वैल्यू 1 है, और जो वो टेम्परेचर कैल्विन में दिया है वो है आपका 300 डिग्री कैल्विन। तो हमें यहाँ पर डायनेमिक रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखिए डायनेमिक इसका फॉर्मूला क्या होता है, डायनेमिक रेजिस्टेंस। डायनेमिक रेजिस्टेंस को हम डिपिक्ट करते हैं आपका RD से। ठीक है, ये हमारा होता है डायनेमिक रेजिस्टेंस। इसकी आपके फॉर्मूला होता है आपका ईटा VT आपका थर्मल वोल्टेज है अपॉन ID, करंट थ्रू द डायोड। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है, आप ये याद भी कर लीजिएगा। ठीक है, ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है आपका डायनेमिक रेजिस्टेंस का, वेयर RD इज इक्वल टू ईटा VT अपॉन ID। ठीक है, VT क्या है? VT है आपकी, ये थर्मल वोल्टेज कैलकुलेशन में काम आता है। यहाँ पर VT क्या है? ये है आपका थर्मल वोल्टेज। VT इज थर्मल वोल्टेज। ठीक है, VT का अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तो VT क्या होता है हमारा, VT होता है KT/Q। ठीक है, K आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, T टेम्परेचर, Q आपका चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगर ये आपका ये है स्टैंडर्ड वैल्यू जो आपका एम्बिएंट टेम्परेचर की होती है। देखिए यहाँ पर अगर हम इसको देखेंगे तो ये हमारा क्या आएगा, यहाँ पर अगर हम T की वैल्यू आपको 300 पुट करेंगे, K का जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है उसको पुट करेंगे, देन यहाँ पर Q की वैल्यू पुट करेंगे 1.6 × 10⁻⁻, यहाँ पर आएगा -19। तो हमारा अप्रॉक्सीमेटली कितना आता है, ये हमारा आता है आपका 25 मिली वोल्ट। ठीक है, मतलब आपका ये सिंपल में आपको पता भी होगा, जब हमारे यहाँ पर टेम्परेचर आपका 27 डिग्री होगा, यहाँ हम इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे आपका 300 कैल्विन। तब इस केस में जो हमारी थर्मल वोल्टेज की वैल्यू होती है VT, वो हमारी होती है आपकी 25 मिली वोल्ट। ठीक है, तो ये इसकी जनरल आपकी वैल्यू होती है, तो इसके बारे में आपको पता भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर दिखा दिया आपको इसकी वैल्यू कहाँ से आती है। ठीक है, VT होता है आपका KT/Q, जिसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर 25.86 आती है। मतलब हम लोग यहाँ पर 25 मिली वोल्ट आपका स्टैंडर्ड लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, आप डायनेमिक रेजिस्टेंस की वैल्यू। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, हमारे क्वेश्चन में ईटा की वैल्यू, ये ईटा की वैल्यू जिसको हम बोलते हैं आपका आइडियलिटी फैक्टर, इसकी वैल्यू है हमारी 1, ईटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, यहाँ से हम लोग निकालेंगे आपका RD की वैल्यू। RD इज इक्वल टू ईटा की वैल्यू 1 आ गई, और आपका ये आपका थर्मल वोल्टेज कितनी आ गई, थर्मल वोल्टेज है आपकी 25 मिली वोल्ट। 25 मिली वोल्ट अपॉन ID दी आपका 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर। तो मिली से मिली कट गए, ये आ गया आपका 25 ओम। तो यहाँ पर से RD की वैल्यू क्या आ गई, RD इज इक्वल टू 25 ओम। आंसर नंबर B इसका सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर से इसकी वैल्यू ये आ गई। तो देखिए इसके अलावा मैं इसमें 2-3 चीज़ें आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो आपने मेन याद करना है वो आपने याद करना है यहाँ पर RD की वैल्यू। RD इज इक्वल टू ईटा VT अपॉन ID। ठीक है, बस ये चीज़ आपने यहाँ पर याद करनी है। याद जो करनी है वो उसको मैं अलग पेज में आपको फॉर्मूला के थ्रू आपको दिखा दूंगा ये। और इसके अलावा आपको VT थर्मल वोल्टेज पता होना चाहिए क्या होती है, VT इज इक्वल टू KT/Q। ठीक है, ये यहाँ पर 2 चीज़ें इस क्वेश्चन के थ्रू हम आपको पता लगी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ने हमें दिया है, कंसीडर 2 NPN BJT, 2 हमारे NPN BJT डिवाइसेज हैं। फर्स्ट डिवाइस हैज़ बेस डोपिंग NB1 एंड सेकेंड डिवाइस हैज़ बेस डोपिंग NB2। इफ NB2 इज 2 times of NB1, then here beta1 and beta2 are the common emitter current gain for device 1 and device 2 respectively। तो हमें बताना है beta1 और beta2 में क्या यहाँ पर रिलेशनशिप होगा। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, हमारा बीटा दिया है। बीटा क्या होता है, बीटा होता है आपका कॉमन इमीटर करंट गेन। जब हमारा इमीटर टर्मिनल कॉमन होता है उस टाइम में जो करंट गेन होता है हम लोग उसको बोलते हैं आपका बीटा। ठीक है,
तो वो यहाँ पर दिया है, तो लिख देते हैं आपको कॉमन इमीटर करंट गेन। ठीक है, ये होता है आपका बीटा। और बीटा का अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तो बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, गामा अपॉन 1 माइनस गामा। ठीक है, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा बीटा का फॉर्मूला है। यहाँ पर जो आपका इमीटर इंजेक्शन इफिशियंसी होती है इसको हम बोलते हैं गामा। ठीक है, तो यहीं पर लिखता हूँ, चलो आपका इमीटर इंजेक्शन इफिशियंसी, उसको हम बोलते हैं आपका गामा। ठीक है, ये आपका डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं बीटा पर। ठीक है, ये आपकी डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगी आपकी बीटा पर, डायरेक्टली इम्पैक्ट ऑन बीटा। फिर देखिए आप यहाँ पर देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके इम्पैक्ट ऑन बीटा। तो यहाँ से क्या हुआ हमारे, देखिए यहाँ से जो हमारा गामा है, जो गामा यहाँ से होता है, गामा हमारा प्रोपोर्शनल होता है आपका एनी, जो आपका एनी होता है कि इमीटर में कितना आपका डोपिंग की डेंसिटी है अपॉन आपका बेस में कितनी डोपिंग की डेंसिटी है, एन ई अपॉन एन बी। ठीक है, ये आपका इसका फॉर्मूला होता है आपका गामा का। देखिए तो यहाँ पर ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, गामा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन बी, एन ई अपॉन एन बी। एन ई क्या है, एन ई हमारा है कि ये आपका बताता है कि इमीटर में डोपिंग डेंसिटी कितनी है। तो क्या लिखूँ, इमीटर डोपिंग डेंसिटी लिखता हूँ। सिमिलरली जो यहाँ पर एन बी है वो क्या बताएगा, वो हमारा बताएगा बेस में कितनी डोपिंग आपकी डेंसिटी है, बेस डोपिंग डेंसिटी। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, जैसे हम लोग यहाँ पर हम बेस की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो हमारा करंट गेन यहाँ पर डिक्रीज होगा। देखिए क्योंकि आपका यहाँ पर देखे ना मेरे भाई, ये देखिए ये आपके इसके प्रोपोर्शनल है, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब ये देखिए जो यहाँ पर गामा है इस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एन बी, बेस वाले के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे हम लोग बेस को इंक्रीज करेंगे तो यहाँ से हमारी ये गामा की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, गामा की वैल्यू कम हुई, जो गामा आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, गामा हमारे प्रोपोर्शनल है आपके बीटा के, तो ऑटोमेटिकली यहाँ से क्या हो जाएगी, यहाँ से हमारी बीटा की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आपके गामा और आपके बीटा में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, जब हमने यहाँ पर बेस को इंक्रीज करा मतलब कॉमन इमीटर का यहाँ पर बीटा जो आपका करंट गेन है वो भी आपका डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब इस क्वेश्चन में दिया गया है, मतलब आपका अल्टीमेटली मैं इसको क्या लिखूँ, ये देखिए यहाँ पर जो आपका बीटा है, बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गामा एंड गामा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन बेस में आपका ये आपका बेस की डोपिंग डेंसिटी। जैसे हमने बेस की डोपिंग डेंसिटी इंक्रीज करी, हमारा गामा डिक्रीज हो गया, गामा डिक्रीज होने से आपका बीटा भी डिक्रीज हो गया। तो अल्टीमेटली हमने बेस के अगर यहाँ पर डोपिंग इंक्रीज करी है तो हमारी करंट गेन डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया है, देखिए यहाँ पर दिया डोपिंग NB1 और NB2 है, और NB2 की वैल्यू यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ NB1 है। ठीक है, मतलब ये क्या दे दिया है, यहाँ पर NB2 जो सेकंड वाले की बेस की वैल्यू है NB2 वो आपके 2 टाइम्स ऑफ NB1 है। ठीक है, ये इसके बराबर है। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर NB2 की वैल्यू ज़्यादा होगी, इसका मतलब NB2 की वैल्यू यहाँ पर ग्रेटर देन है NB1 से, क्योंकि 2 टाइम्स है तो इसकी ये दुगनी होगी। देखिए यहाँ पर अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा है तो यहाँ पर क्या हुआ, देखिए इसकी वैल्यू ज़्यादा है तो देखिए आपका सेकंड वाले की ये वैल्यू ज़्यादा है, तो सेकंड वाले के यहाँ पर देखिए सेकंड वाले की बेस वैल्यू ज़्यादा है, तो सेकंड वाले में बीटा आपका बीटा 2 सेकंड वाले का है, ये आपका कम होगा एज कम्पेयर टू पहले वाले, क्योंकि पहले वाले की ये कम है तो बीटा 1 की वैल्यू पहले वाले में ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर देखिए यहाँ पर बीटा 2 की वैल्यू कम हो जाएगी बीटा 1 से, बीटा 1 यहाँ पर ग्रेटर देन होगा, तो ये क्या हो जाएगा, बीटा 2 लेस होगा। आंसर नंबर इसने इस फॉर्मेट लिया है कि बीटा 1 आपका ग्रेटर है बीटा 2 से। देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको ही मैं लिख सकता हूँ आपका बीटा 1 इज ग्रेटर देन बीटा 2। मतलब बीटा 1 जो आपका पहले वाला है एनपीएन ट्रांजिस्टर, उसका कॉमन करंट गेन ज़्यादा है और सेकंड वाले का कॉमन करंट गेन कम है, क्योंकि सेकंड वाले की आपकी विड्थ जो है वो आपका 2 टाइम्स है फर्स्ट वाले की। सेकंड वाले की विड्थ इंक्रीज हुई इसलिए यहाँ पर इसकी वैल्यू डिक्रीज होगी। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर बेसिक आपका फंडा लगता है। ठीक है, मेन इसने क्या याद करना है आपने, मेन ये याद करना है कि जो आपका बीटा है, आप अल्टीमेटली बीटा लिख सकते हैं, बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन ई बाई एन बी। ठीक है, इस फॉर्मूले के थ्रू भी आप इजीली इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये फॉर्मूला यूज़ करके इजीली आंसर निकाला। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में
आ गया होगा। इसमें क्या करा हमने, बेस की विड्थ हमारे सेकंड वाले में ज़्यादा थी, बेस की विड्थ ज़्यादा होने से हमारा जो आपका यहाँ पर बीटा की वैल्यू थी वो कम हो गई, ठीक है, क्योंकि बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका गामा के। गामा क्या होता है, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट फैक्टर होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि आपका इमीटर की जो ट्रांसपोर्ट इफिशियंसी उसको दिखाता है, ठीक है, गामा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन है, ये मैंने एक PYQ से लिया है। देखिए क्या दिया है आपका, इन द वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट, ये हमारा वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट है बिल्कुल, जीना डायोड इसके आपके यहाँ पर पैरेलल में लगा रखा है। सर्किट सोन इन द फिगर, द पावर रेटिंग ऑफ जीना डायोड इज 400 मिलीवाट, ठीक है, इसकी जो पावर रेटिंग है जीना डायोड की वो है 400 मिलीवाट। द वैल्यू ऑफ RL, लोड के प्रतिरोध की वैल्यू बतानी है। डेट विल बी डिसिपेट मैक्सिमम पावर डिसिपेट के लिए आपकी RL की वैल्यू बतानी है इन जीना डायोड। तो उस टाइम पे आपके कितनी यहाँ पर वैल्यू होगी, ये हम पूछ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर हम लोग पहले निकालेंगे आपका सप्लाई के थ्रू कितनी यहाँ पर करंट आ रही है। देखिए ये हमारी, ये आपकी यहाँ पर आपके सप्लाई वोल्टेज है VS, ठीक है, ये आपके 20 वोल्ट है, और ये आपके यहाँ पर हमारे जीनर है, जीनर के अक्रॉस वोल्टेज है आपका 10 वोल्ट ये है, और 20 वोल्ट ये है। तो इसके थ्रू हमारी करंट क्या जाएगी, देखिए यहाँ से हम लोग लगाएंगे आपका, ये देखिए इस नोड में हमारी आएगी 20 वोल्ट, ठीक है। अगर माने इसको मैंने ग्राउंड मान लिया, यहाँ पर इस पॉइंट को हमने ग्राउंड मान दिया, तो ये 20 वोल्ट हो जाएगा, और यहाँ पर 10 वोल्ट आएगी। तो देखिए करंट कैसे फ्लो होती है, करंट होती है आपकी हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो, तो करंट हमारी ऐसे फ्लो होगी, ये होगी आपकी सप्लाई की करंट। IS की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपका VS माइनस VZ अपॉन ये आपका प्रतिरोध, ये आपका किस में लगा है, ये आपका सोर्स साइड में लगा है, तो माना इसको नाम देता हूँ RS, ठीक है, सोर्स के प्रतिरोध को RS ले दिया। तो इस टाइम पे देखिए आपके जो टोटल सप्लाई करंट है उसको कैसे निकालूंगा, सप्लाई करंट यहाँ पर से IS हमारी आ जाएगी, IS इज इक्वल टू इनपुट वोल्टेज Vin माइनस जीनर वोल्टेज अपॉन RS, ठीक है। ये जो दिखाया मैंने आपको इसके थ्रू, देखिए इनपुट वोल्टेज आपको 20 वोल्ट वो यहाँ पर आएगा, माइनस जीनर वोल्टेज है आपका 10 वोल्ट अपॉन ये कितना आ जाएगा RS की वैल्यू आएगी यहाँ पर 222 ओम, ठीक है, ये यहाँ पर वैल्यू है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा आपका 10 अपॉन 222, 10 अपॉन 222 आप करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आपका 45 एम्पियर आएगा। तो सप्लाई से कितने करंट निकल दिया, सप्लाई से हमारी 45 एम्पियर निकल दिया, ठीक है। यहाँ पर क्या बताना है हमें, मैक्सिमम अलाउड जीनर करंट कितनी होगी, ये देखिए यहाँ पर कितने मैक्सिमम आपका पावर आपके जीनर में कितनी होगी, मैक्सिमम पावर के लिए हमें करंट भी आपकी मैक्सिमम होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, मैक्सिमम पावर अलाउड बाय जीनर डायोड, जिसको हम बोलते हैं IZ, आपके जीनर डायोड के मैक्सिमम करंट IZ मैक्स, ठीक है। तो देखिए ये कैसे निकालेंगे, नेक्स्ट निकालेंगे हम IZ मैक्स, जीनर डायोड की मैक्सिमम करंट। देखिए जीनर डायोड के मैक्सिमम करंट के लिए हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर क्या दिया मेरे भाई, यहाँ दिया, देखिए ये दिया आपका पावर रेटिंग ऑफ जीनर डायोड, मतलब इसकी पावर रेटिंग दी जीनर डायोड की वो है आपका 400 मिलीवोल्ट, 400 मिलीवोल्ट ये है, और इसके प्रतिरोध की वैल्यू दी है RZ की वैल्यू यहाँ पर क्या है, इसकी वैल्यू है आपकी, इसकी तो इसकी वैल्यू दी नहीं है, अच्छा इसकी वैल्यू हमें दी नहीं है, तो इसकी वैल्यू 0 है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर से करंट निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, P इज इक्वल टू V अपॉन I करेंगे, तो I के लिए क्या करेंगे, P/V। हाँ देखिए यहाँ पर हम P/V से कर सकते हैं, देखिए क्योंकि हमारी पावर क्या होती है, अगर हमने यहाँ पर जीनर के अक्रॉस मैक्सिमम पावर चाहिए, पावर अक्रॉस जीनर मैक्सिमम के लिए हमें क्या चाहिए, हमारी ये वोल्टेज तो फिक्स होगी क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज फिक्स है, लेकिन हमें करंट मैक्सिमम चाहिए IZ मैक्स, ठीक है। ये तो यहाँ से हमने IZ मैक्स की वैल्यू निकालनी है, तो IZ मैक्स क्या आएगा, देखिए IZ मैक्स हमारा आ जाएगा यहाँ पर से, ये आ जाएगा आपका PZ मैक्स जो जीनर के अक्रॉस पावर है अपॉन आपके उसके अक्रॉस की वोल्टेज, ऐसे हम करंट निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर पुट करता हूँ मैं इसकी वैल्यू कितनी है आपकी पावर, ये है आपके 400 मिलीवोल्ट, 400 मिलीवाट, ठीक है। और इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी है, वोल्टेज है आपके 10 वोल्ट, ये आएगा आपका 10 वोल्ट। तो ये अल्टीमेटली कितना आ जाएगा, ये आपका ये 10 से 10 कट जाएगा, ये बच जाएगा 40 एम्पियर में 40 मिली एम्पियर, ये हो जाएगा 40 मिली एम्पियर। तो जीनर के अक्रॉस करंट कितने आ गई, जीनर के अक्रॉस करंट आ गई हमारी 40 मिली एम्पियर। अब हम बताने हैं कि आपके लोड का रेजिस्टेंस कितना होगा, विच इज RL, ठीक है। लोड का रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर बतानी है, तो कितनी गई, यहाँ से कितना आया, यहाँ से हमारी IS आई आपकी 45 एम्पियर, ठीक है। यहाँ पर से गई हमारी, यहाँ से हमारी 45 एम्पियर गई, यहाँ पर से हमारी गई आपकी 40 एम्पियर। तो यहाँ कितनी बची, यहाँ पर हमारी बची आपकी 5 एम्पियर,
ठीक है, ये आई है हमारी 5 एम्पियर। तो हमारे लोड में कितनी गई, 5 एम्पियर करंट गई। देखिए वोल्टेज आपका यहाँ पर कितना होगा हमारा वोल्टेज, यहाँ पर देखिए ये आपका 20 था, ये 10 वोल्ट यहाँ है, तो बाकी 10 वोल्ट यहाँ आएगा, इसके अक्रॉस हमारा 10 वोल्ट होगा। तो हम RL निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारा RL निकलेगा आपका, RL होगा आपका VZ जीनर के अक्रॉस वोल्टेज क्योंकि पैरेलल में है, अपॉन इसके लोड में करंट IL। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा आपका 10 वोल्ट थी और ये आपके लोड करंट कितना हो जाएगा, अच्छा मिली एम्पियर में था। तो देखिए लोड करंट कैसे निकालेंगे, ये सोर्स करंट हमारी होती है आपकी लोड करंट प्लस आपके जीनर के अक्रॉस करंट। तो यहाँ से लोड करंट हो जाएगी हमारी सोर्स करंट माइनस जीनर के अक्रॉस करंट। तो सोर्स है हमारी 45 मिली एम्पियर और ये है आपका 40 मिली एम्पियर। 45 माइनस 40 हो जाएगा आपका 5 मिली एम्पियर। तो ये आ जाएगा आपका 5 मिली एम्पियर। तो ये हो जाएगा आपका 5 दूनी 2, ये ऊपर चला जाएगा तो किलो ओम। तो आंसर आ जाएगा आपका 2 किलो ओम। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा हमारा 2 किलो ओम, आंसर नंबर बी। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। क्योंकि यहाँ पर मैंने मिली नहीं लिखा है, ये मिली था, मिली एम्पियर, क्योंकि नीचे 222 है, 222 अपॉन आपका 10/222 है। तो इसको हम करेंगे तो आपका अप्रॉक्सीमेटली आपका 45 मिली एम्पियर आएगा। तो ये 45 मिली एम्पियर था सोर्स से। देन हमने जीनर के अक्रॉस करंट निकाली, इसके थ्रू पावर अपॉन ये आपका पावर अपॉन वोल्टेज के थ्रू हमने इसके क्रॉस करंट निकाली। देन यहाँ पर से लोड के रेजिस्टेंस के लिए हमने यहाँ पर क्या चाहिए, वोल्टेज अपॉन करंट। ठीक है, करंट आपके लोड के लिए हमने ये फॉर्मूला लगाया और सिंपली हमने यहाँ पर से आंसर निकाल दिया। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला दिया है आपका व्हेन द टेम्परेचर डिक्रीजेस देन द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन इन PN जंक्शन डायोड। तो मतलब क्या पूछ रहा, जब हमारा टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो हमारे PN जंक्शन डायोड की जो आपकी डिप्लीशन विड्थ है उसमें क्या फर्क पड़ेगा, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए सबसे पहले आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए कि आपका किस पे आपका इफेक्ट करती है आपकी विड्थ। ठीक है, आपकी विड्थ जो आपकी मेनली इफेक्ट करती है वो करती है आपके बिल्ट इन वोल्टेज में। ठीक है, बिल्ट इन वोल्टेज में हमारे यहाँ पर जो इसकी विड्थ है वो आपकी जनरली अफेक्ट करती है। ठीक है, तो मतलब अगर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमारी डिप्लीशन विड्थ है, डिप्लीशन विड्थ। ठीक है, जिसको W से डिनोट कर रहा हूँ मैं। ये हमारे किसके प्रोपोर्शनल होती है, ये हमारे प्रोपोर्शनल कर देता हूँ, ये प्रोपोर्शनल होती है आपकी V0 माइनस V के। ठीक है, V0 माइनस V की होती है, जहाँ पर V0 क्या है, V0 है हमारा बिल्ट इन पोटेंशियल। ये हमारे V0 है आपका बिल्ट इन पोटेंशियल, PUILT, बिल्ट इन पोटेंशियल। ठीक है, और V0 की वैल्यू क्या होती है, V0 की वैल्यू होती है हमारी VT ln NA/ND बाई NI स्क्वायर, NA/ND अपॉन NI स्क्वायर। ये हमारी यहाँ पर से V0 की वैल्यू होती है। देखिए ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर इनको हाईलाइट भी कर देता हूँ। जब आप PDF देखेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ से है। तो देखिए यहाँ पर आपकी जो डिप्लीशन विड्थ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका अंडररूट V0 माइनस V के। जो आपका V0 है उसको हम बोलते हैं बिल्ट इन वोल्टेज। ये आपका यहाँ पर किसके प्रोपोर्शनल है, यानी बिल्ट इन वोल्टेज होता है आपका VT, जो आपका थर्मल वोल्टेज ln NA/ND, ये एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, ये आपका डोनर इम्प्योरिटी और आपके इंट्रांसिक इम्प्योरिटी का स्क्वायर। ठीक है, ये हमने कर रखा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, देखिए अगर मैं इसको NI को दिखाऊं, यहाँ से NI की वैल्यू दिखाई ना मैंने, NI होता है आपका इंट्रांसिक आपका करियर कंसंट्रेशन। तो NI की वैल्यू NI स्क्वायर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर क्यूब के इंटू E की पावर माइनस EG, जो आपका ये बैंड गैप होता है, अपॉन KT। ठीक है, ये इसकी हमारी वैल्यू होती है। देखिए ये आपके सेमीकंडक्टर फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट ये तीनों फॉर्मूले हैं। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, हमारा टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, हमारा टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। जो बिल्ट इन पोटेंशियल है ये आपका यहाँ पर इंक्रीज करेगा। क्यों, देखिए यहाँ पर आपका V0 क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसके। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, हमारा टेम्परेचर डिक्रीज करा। देखिए टेम्परेचर अगर हमारा डिक्रीज करा तो हमारा NI भी डिक्रीज करेगा, क्योंकि यहाँ पर NI इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर और आपका NI इनवर्सली प्रोपोर्शनल है VT के। तो NI यहाँ पर से डिक्रीज करा, टेम्परेचर डिक्रीज करा तो NI डिक्रीज करा, NI डिक्रीज करा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो आपका बिल्ट इन वोल्टेज इंक्रीज हो गया। ये बिल्ट इन वोल्टेज यहाँ पर से इंक्रीज हुआ तो हमारी अल्टीमेटली जो हमारे यहाँ से विड्थ है वो क्या हो जाएगी मेरे भाई, हमारे यहाँ से विड्थ इंक्रीज हो जाएगी। तो विड्थ इंक्रीजेस, आंसर तो हो जाएगा आंसर नंबर A। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, हमारी विड्थ इंक्रीज होगी।
क्योंकि वी नॉट इंक्रीज हो रहा है तो अल्टीमेटली हमारी विड्थ इंक्रीज होगी। लेकिन यहाँ पर एक बार एक एग्जाम में शायद एसएससी में आपका ये ये विड्थ का फॉर्मूला पूछा था, तो मैं वो भी आपको बता देता हूँ। इसको अगर आप पूरा लिखेंगे तो आपका विड्थ का फॉर्मूला होता है आपका 2 एप्सिलॉन बाई क्यू इंटू 1 अपॉन एन ए प्लस 1 अपॉन एन डी इंटू वी, ठीक है, और इसका अंडर रूट, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ये आपका इसका फॉर्मूला होता है। तो देखिए यहाँ से एन ए एन डी और आपका एन आई, तो यहाँ से जो डब्ल्यू है ये आपका यहाँ पर अगर सिंपल दिया तो ऐसे आएगा, वरना आता है आपका वी नॉट माइनस वी, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, जो आपका वी नॉट है ये बिल्ट इन पोटेंशियल है, जो आपका डिपेंड करता है आपका इंट्रांसिक कैरियर कंसंट्रेशन पर। इंट्रांसिक कैरियर कंसंट्रेशन हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के, एज टेम्परेचर डिक्रीजेस the intrinsic carrier concentration decreases, which is Ni decreases, so V naught is increases, so that's why width is increases, ठीक है। मैं इसको आपको सिंपल एक बार यहाँ पर आपको इसमें दिखाता हूँ फ्लो डायग्राम से। देखिए क्या हुआ, हमारा जो टेम्परेचर था, टेम्परेचर डिक्रीज हुआ। टेम्परेचर डिक्रीज होने से क्या होगा, देखिए यहाँ पर क्या था, हमारा टेम्परेचर डिक्रीज हुआ। टेम्परेचर डिक्रीज होने से आपका Ni जो इंट्रांसिक कैरियर कंसंट्रेशन है ये आपका क्या हुआ, ये यहाँ पर से डिक्रीज हुआ, क्योंकि आपके इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। Ni इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है, ये यहाँ पर रिलेशनशिप यूज हुआ। यहाँ पर देखिए फिर क्या हुआ, आपका Ni यहाँ पर से डिक्रीज हुआ। Ni के डिक्रीज होने से आपका V नॉट इंक्रीज हो गया, क्योंकि यहाँ पर से क्या है, V नॉट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Ni, ठीक है। ये तो यहाँ पर से Ni डिक्रीज हुआ तो आपका V नॉट इंक्रीज हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर से V नॉट इंक्रीज होने से क्या हुआ, V नॉट इंक्रीज होने से हमारी विड्थ है वो इंक्रीज होगी, क्योंकि यहाँ पर जो विड्थ है वो आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका V नॉट माइनस वी के, ठीक है। तो V नॉट इंक्रीज हुआ तो हमारे यहाँ पर से विड्थ से भी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर टेम्परेचर कम होने से क्या होता है, हमारे विड्थ इंक्रीज हो जाती है। तो आंसर ए लगाई दिया इसका। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। दिया है आपका द इनपुट इम्पीडेंस Zi एंड द आउटपुट इम्पीडेंस Z नॉट ऑफ द आइडियल ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर। देखिए नाम सही से पड़ेगा, ट्रांस रेजिस्टेंस, ट्रांस कंडक्टेंस नहीं है, ट्रांस रेजिस्टेंस, जो आपका होता है CCVS, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, ठीक है। ये लिखा भी है करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। इसका क्या होता है, मतलब इनपुट इम्पीडेंस 0 होता है, इनफिनिट होता है। इस 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें से हमें बताना है कि यहाँ पर कौन सा होता है, ठीक है। तो देखिए मैं इसको दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर, इसका जो इनपुट होता है इनपुट, उसमें हम देते हैं करंट। इनपुट में हम लोग क्या देते हैं मेरे भाई, इनपुट में हम लोग देते हैं इसमें करंट। इनपुट लिख दो इसको, इनपुट के लिए समझ जाएंगे आप। इनपुट में हम लोग देते हैं करंट, और आउटपुट में क्या आता है हमारे, आउटपुट में हम लोग हमें देते हैं आपका वोल्टेज। तो वी आउट लिखता हूँ, वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज के लिए वी आउट, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, तो इस टाइप पे जो हमारा होता है, हमें यहाँ पर आइडियल करंट अगर इनपुट है, तो देखिए अगर हमारा आइडियल करंट इनपुट है, करंट इनपुट, आइडियल करंट इनपुट में क्या होगा, हमें यहाँ पर 0 इनपुट इम्पीडेंस चाहिए, क्योंकि आइडियल करंट है, हमें चाहिए कि यहाँ पर कोई भी आपको आपके रास्ते में बाधा ना आए। तो आइडियल करंट इनपुट के लिए हम लोग यहाँ पर जो इनपुट इम्पीडेंस है वो हमें चाहते हैं 0, आइडियल केस में हमारा होना चाहिए 0, ठीक है। और आपका आउटपुट किससे मिल रहा है, आउटपुट वो वोल्टेज से मिल रहा है, तो वहाँ पर हम चाहते हैं कि हमारा इम्पीडेंस हो वो आपका 0 हो, ठीक है। तभी आपका एक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स बनेगा जिसमें आपका विदाउट लोडिंग इफेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आउटपुट में हमारा क्या चाहिए, आउटपुट में हमारा बनेगा आपका आइडियल वोल्टेज, आइडियल वोल्टेज आउटपुट। इसके लिए हमारा जो Z नोट होगा उसकी वैल्यू होती है 0। तो ये आप यहाँ पर याद कर लीजिएगा, जब हम ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर बनाते हैं तो हमारे यहाँ पर Z इन और Z आउट, इनपुट इम्पीडेंस और आउटपुट इम्पीडेंस दोनों की वैल्यू 0 होती है। तो आंसर नंबर इसका डी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। बस आपने यहाँ पर ये याद करना है, करंट सोर्स सेंसर के लिए हमारे यहाँ पर जो इनपुट इम्पीडेंस है उसकी वैल्यू 0 होती है, और यहाँ पर इसके लिए आउटपुट इम्पीडेंस की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो है आपका क्लैम्पर पे। क्लैम्पर सर्किट क्या करता है ये बताना है। एड्स और सब्ट्रैक्ट आर डीसी वोल्टेज टू और फ्रॉम इनपुट वेवफॉर्म, बिल्कुल ये तो सही है कि आपका एसी वोल्टेज को ऐड करेगा, फिर सब्ट्रैक्ट करता है क्लैम्पर। और क्लीपर क्लिप आउट करता है, क्लीपर आपका काटता है उसको, ये क्या करता है, क्लैम्प करता है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करता है आपका डीसी वोल्टेज को। अगला दिया आपका डज नॉट चेंज द शेप ऑफ द इनपुट वेवफॉर्म, बिल्कुल ठीक है। इनपुट वेवफॉर्म के शेप को चेंज नहीं करेगा, बस ऊपर नीचे शिफ्ट करता है।
थर्ड दिया एम्पलीफाई द इनपुट वेवफॉर्म, नहीं एम्पलीफाई नहीं करते, एम्पलीफायर के लिए हम लोग बीजेटी या फिर ओपैम्प का यूज़ करते हैं जो आपका एम्पलीफाई प्रोवाइड करता है। तो दिया है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो पहला और दूसरा ही करेक्ट है, आंसर नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। देखिए हमारे क्लैम्पर क्या होता है, मैं फिर बताता हूँ। क्लैम्पर हमारा एक ऐसा डिवाइस होता है जो आपका ऐड करता है या सब्ट्रैक्ट करता है डीसी लेवल, ठीक है। जो आपका डीसी आपका बेसलाइन होती है ना, उसको आपको ये आपका ऐड या सब्ट्रैक्ट करता है। इसमें आपका कोई भी चेंज नहीं होता है आपका पीक टू पीक एम्पलीट्यूड में, पीक टू पीक एम्पलीट्यूड हमेशा सेम रहता है। और आपका क्लैम्पर किस टाइप का डिवाइस है, क्लैम्पर एक हमारा पैसिव डिवाइस है, ठीक है। ये आपके इसमें डायोड और कैपेसिटर से मिलकर बना होता है। तो ये आपको बताना चाहिए कि क्लैम्पर आपका क्लैम्पर यहाँ पर से डायोड और कैपेसिटर से मिलके बना होता है, ठीक है। डायोड और कैपेसिटर इसमें लगे हुए होते हैं। जिसकी आउटपुट वोल्टेज आती है वो आपके इनपुट वोल्टेज में आपका डीसी वोल्टेज को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। मतलब वी आउट जो आएगी ना, वो इनपुट वोल्टेज में प्लस माइनस हम लोग डीसी सप्लाई को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, जिससे इसकी वेव फॉर्म सेम होगी, बस आपके ऊपर नीचे शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। ये आपका सिर्फ ऐड या सब्ट्रैक्ट करता है इसको। आगे देखते हैं, दिया आपका गिवन डेटा ऑफ बीजेटी ट्रांस कंडक्टेंस। देखिए ट्रांस कंडक्टेंस को जीएम लिखते हैं, उसकी वैल्यू दी है आपकी 40 माइक्रो सीमेंस। सीडी की वैल्यू दी है आपकी 100 पिकोफैराड और सीटी की वैल्यू दी है आपकी 5 पिकोफैराड। तो हमें कैलकुलेट करना है बैंड विड्थ प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पर हमें बैंड विड्थ प्रोडक्ट आपको बताना है क्या होगा। तो यहाँ पर क्या दिया है, हमारा आपका डिफ्यूजन कैपेसिटेंस सीडी दिया है और आपका ये दिया है आपका ट्रांजिशन कैपेसिटेंस सीटी, इसकी वैल्यू हमें दी है। तो हम लोग यहाँ क्या निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे टोटल कैपेसिटेंस कितना होता है। तो टोटल के लिए क्या लिखूँ, ये तो सी डी है, सी टी हो गया। टोटल के लिए क्या कर दूँ, सी पाई करता हूँ। तो ये हमारा होगा टोटल कैपेसिटेंस विच इज सम ऑफ द सी डी प्लस सी टी। सी डी क्या है आपका, सी डी है आपका डिफ्यूजन कैपेसिटेंस और सी टी है आपका ट्रांजिशन कैपेसिटेंस। तो इन दोनों की वैल्यू क्या है, सी डी की वैल्यू है आपकी 100 पिकोफैराड। पिको मतलब होता है आपका 10⁻⁻12 और ये है आपका, अच्छा दोनों पिको में से खाली कन्वर्ट करा, सी टी विथ 10⁻⁻12, ये प्लस है, प्लस है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 105 पिकोफैराड। 105 पिकोफैराड हमारी टोटल कैपेसिटेंस की वैल्यू है। सी पाई के नाम से मैंने डिपिक्ट कर दिया यहाँ पर। अब क्या बताना है हमें, क्या आपका गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट कितना होगा। देखिए गेन बैंडविड्थ हमारा प्रोडक्ट, इसको हम डिपिक्ट करते हैं आपका एफ टी से। ये हमारा होता है जीएम, जो आपका ट्रांस कंडक्टेंस की वैल्यू है जीएम अपॉन यहाँ पर 2 पाई इंटू सी टोटल। सी टोटल को यहाँ पर सी पाई से डिनोट कर रखा है, तो इसका फॉर्मूला इस टाइप से बनेगा। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, ये आप इंपॉर्टेंट याद कर लीजिएगा। बाकी ये तो बताइए आपको टोटल करने के लिए इन दोनों को ऐड करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ से ये आ गया। अब हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं। तो देखिए जीएम की वैल्यू क्या है, जीएम की वैल्यू आपकी 40 माइक्रो, मतलब 40 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। 40 माइक्रो सीमेंस हो गया। नीचे क्या कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 2 पाई, 2 इंटू 3.14 इंटू ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 105 इंटू 10⁻⁻12। बस इसको सॉल्व करना है। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली आएगा 60.6 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। उसको आप लिखेंगे यहाँ पर इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग 60 मेगाहर्ट्ज, क्योंकि पॉइंट में नहीं दिया है। तो आंसर आ जाएगा आपका आंसर नंबर सी 60 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला याद करेंगे आप, यहाँ पर याद करेंगे आप लोग गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट का फॉर्मूला, ठीक है। जो क्या होता है आपका एफ टी इज इक्वल टू ट्रांस कंडक्टेंस जी एम अपॉन 2 पाई इंटू क्या हो जाएगा, टोटल कैपेसिटी लिखता हूँ, चलो सी डी प्लस सी टी या सी पाई करके कर सकते हैं। तो ये आपका फॉर्मूला होता है आपका गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट का। बाकी ये सी डी प्लस सी पाई क्या है, ये सी डी प्लस सी पाई है आपका टोटल आपका कैपेसिटेंस, ठीक है। यहाँ पर से हम उसको ईजिली करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन दिया है, अच्छा इसमें ऑप्शंस नहीं है, चलो कोई बात नहीं, ऑप्शन ये इसमें हम लोग वैसे ही सॉल्व कर देंगे। ये है आपका द करंट ICBO, ठीक है। ये आपका ये नीचे दिया है ICBO इस टाइप का है। एक मिनट, ये क्या है एक मिनट, ICBO इस टाइप से इस सब्सक्रिप्ट में बताए ICBO मतलब क्या होता है, कलेक्टर टू बेस करंट व्हेन आपका इमीटर ओपन है, उसको हम बोलते हैं ICBO। ICBO क्या होता है आपका कलेक्टर टू बेस करंट, देखिए C2B मतलब कलेक्टर टू बेस करंट व्हेन आपका इमीटर ओपन, ओपन के लिए हमने O लिखा है, इमीटर हमारा ओपन है, वो है आपका 20 नैनो एम्पियर
25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। बोल रहा है इफ़ द टेम्परेचर ऑफ द डिवाइस इज रेज्ड टू 85 डिग्री सेंटीग्रेड देन ICBO विल बी। कितनी होगी, मतलब क्या पूछ रहा, पहले हमारे यहाँ पर 25 डिग्री में जो आपकी ICBO है वो है आपके यहाँ पर 20 नैनो एम्पियर। जब यहाँ पर आपकी 85 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा तो उस टाइम पर हमारा यहाँ पर इसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा ये हमें यहाँ पर बताना है। देखिए ICBO हमारी क्या होती है, ICBO होती है हमारी रिवर्स रिकवरी करंट, जिसको आप लोग लीकेज करंट बोलते हैं ना, ये आपकी वही होती है। देखिए अगर मैं इसमें कब दिखाऊं तो आप इसमें सिंपल से आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो आपका जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है यहाँ पर, ये रिवर्स सैचुरेशन करंट, रिवर्स सैचुरेशन करंट जिसकी वैल्यू है आपकी ICBO क्या, कलेक्टर टू बेस करंट व्हेन इमीटर इज ओपन। ये आपकी क्या होती है, आपकी रिवर्स करंट हमेशा डबल होती है फॉर एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर। मतलब समझे, हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड में जो ICBO की वैल्यू है ये आपकी डबल हो जाती है। ठीक है, ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। बस आप ये वाला ये मतलब ये आपको कॉन्सेप्ट याद हो ना, तो आप इससे आप इजीली यहाँ पर निकाल सकते हैं, क्योंकि लीकेज जो करंट है ICBO को हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारी लीकेज करंट होती है। लीकेज करंट यहाँ पर आपकी हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड में डबल हो जाती है। मतलब अगर मैं आपको फॉर्मूला बना के दिखाऊँ यहाँ पर कैसे बनेगा, ICBO टेम्परेचर T2 टाइम पे आपको टेम्परेचर है वो हमारा होगा ICBO टेम्परेचर एट फर्स्ट टाइम इंटू 2 रेज़ टू पावर, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये आपका SSC में भी इस बार मेंस में जो आपका SSC JEE मेंस था उसमें आपका इसी फॉर्मूले से आया था। ठीक है, अपॉन 10। ठीक है, ये हमारा इसके वो फॉर्मूला होता है ICBO होगा, तो ये आप यहाँ पर याद कर लीजिएगा। देखिए तो यहाँ पर टेम्परेचर में डिफरेंस देखते हैं, टेम्परेचर डिफरेंस, कलर चेंज करते हैं, एक ही कलर अच्छा नहीं लग रहा था। टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पर कितना हुआ है वो देखिए, टेम्परेचर डिफरेंस को हम दिखाते हैं डेल्टा T से, विच इज़ T2 - T1। टेम्परेचर सेकंड टाइम में अपॉन टेम्परेचर फर्स्ट टाइम में, सेकंड टाइम में 85 डिग्री सेंटीग्रेड, फर्स्ट टाइम में हमारा 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 85 - 25 60 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये हमारा आ जाएगा 60 डिग्री का हमारा टेम्परेचर डिफरेंस हुआ है। और मैंने क्या बताया, आपका हर आपके 10 डिग्री सेंटीग्रेड में आपका डबल हो जाता है। तो अगर मैं लिखूँ आपका कितने नंबर ऑफ टाइम में डबल होगा, ऐसे लिखता हूँ नंबर ऑफ 10 डिग्री स्टेप्स, 10 डिग्री सेंटीग्रेड स्टेप कर देता हूँ, तो n मान लेते हैं, कितना हो रहा है आपका 60 अपॉन 10, हर आपका 10 डिग्री में आपका ये डबल होता है, तो यहाँ कितनी बार हो जाएगा, ये आपका 6 टाइम हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये 6 टाइम डबल हो जाएगा। तो ICBO की हम यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे आपका कहाँ पर, 85 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ICBO टेम्परेचर क्या है मेरे भाई यहाँ पर 85 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आएगा ICBO की वैल्यू एट टेम्परेचर 1 पर, वो है आपकी 25, वो है आपका 20 नैनो एम्पियर। ये शुरुआत के टेम्परेचर में 20 नैनो एम्पियर है, और कितना आ जाएगा, ये T2 - T1 अपॉन 10 करेंगे तो ये आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर, T2 - T1 आपका 60 आ गया, 60 अपॉन 10 आपका 6 ही आ गया, तो ये आ जाएगा 20 इंटू 2 रेज़ टू पावर 6। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, तो ये हो जाएगा 20 नैनो एम्पियर इंटू 64, तो 64 दूनी हो जाएगा 128 और 1 जीरो, ये 1280 नैनो एम्पियर। तो सही आंसर आएगा आपका 1280 नैनो एम्पियर। ठीक है, यहाँ पर ये आपका इंपॉर्टेंट है, और ये वाले फॉर्मूले से मैं कह रहा हूँ इस बार SSC JEE के मेंस में भी आपको क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, तो ये मैंने फॉर्मूला यहाँ पर लिख दिया, ऐसे हम लोग यहाँ पर इसको निकालते हैं। आगे अगला देखते हैं, इससे भी अच्छा ऑप्शन नहीं है, ये दिया आपका द वीन्स ब्रिज ऑक्सीलेटर, R1 और R2 सेम है जिसकी वैल्यू 200 किलो ओम है, C1 C2 सेम है जिसकी वैल्यू आपकी 250 पिकोफैराड है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन बतानी है किलोहर्ट्ज में कितनी होगी। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन बतानी है विच इज़ F0, वो हमारे वीन्स ब्रिज में होती है आपकी 1/2πRC। ठीक है, क्योंकि R और C की वैल्यू सेम है तो अंडर R1 R2 प्लस C1 C2 होता है, तो यहाँ पर से दोनों सेम है, तो मैंने ये दोनों सीधे बाहर कर ली। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर से ये हमारी आपकी ये फ्रीक्वेंसी आई, आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन आई वीन ब्रिज ऑक्सीलेटर के केस में। तो यहाँ पर से R की वैल्यू क्या है, R की वैल्यू हमारी 220 किलो में है, तो 10⁻³ आ जाएगा ओम, और आपका कैपेसिटर की वैल्यू है आपकी 250 पीको में है, तो 10⁻⁻²,
ठीक है, इसकी यहाँ पर हमारी वैल्यू आ जाएगी फेराड पर। तो R इंटू सी कर लेते हैं, R इंटू सी, ये हो जाएगा आपका 220, ऊपर ही करना था, चलो कोई बात नहीं कर लेते हैं, इंटू 250 इंटू 10⁻⁻12। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 25 दूनी 50, 5.5, ये आ जाएगा 5.5, और ये 3 जीरो, और ये आपके 1 2 3 दूनी 6 6 7 जीरो पॉजिटिव के, और ये आपका 12 जीरो है, तो माइनस का 5 आ जाएगा, इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, ये यहाँ पर आर सी की वैल्यू आई। अब यहाँ पर से एफ नॉट की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर पुट कर देते हैं, इसको आप ब्रैकेट में डाल दें पहले। यहाँ पर देखिए अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, एफ नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर से एफ नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 2 इंटू 3.14, और इसकी वैल्यू आई आपकी 5.5 इंटू 10⁻⁻5। तो ये 10 चला जाएगा 5 ऊपर, और ये नीचे कितना बचेगा, अगर इसको नहीं करें तो ये आपका 11 आ जाएगा, 11/पाई 11 आएगा। तो इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 2.89 किलोहर्ट्ज़। ठीक है, तो 2.89 किलोहर्ट्ज़ के आसपास वैल्यू आएगी। ठीक है, ये आपको मतलब ये आपका, इसको आप ऐसे लिखेंगे आपको 100 इंटू 10⁻3। तो 10⁻3 को सेम का करेंगे ऐसा ही, बाकी यहाँ पर आ जाएगा 11 इंटू 3.14। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये आंसर आएगा 2.89 किलोहर्ट्ज़। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका वीन्स ब्रिज वाला क्वेश्चन था, जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1/2 RC, तो यहाँ पर 2.89 किलोहर्ट्ज़ आएगी, और वैसे आप हर्ट्ज़ में देखेंगे तो 2894 हमारे इसकी वैल्यू आएगी। आगे देखते हैं, तो ये आपका मेजरमेंट ऑफ IC कलेक्टर करंट के, जब IC और VC का करेक्टरिस्टिक्स है, मतलब आपका कलेक्टर करंट है और आपका ये आपका वोल्टेज है आपका कलेक्टर टू इमीटर करेक्टरिस्टिक्स दिया है कि ऑफ अ स्मॉल सिग्नल ट्रांजिस्टर एट VBE की वैल्यू है आपकी 720 मिली वोल्ट, सोर्स दैट IC की वैल्यू इस टाइम 1.8 मिली एम्पियर है, और VCE की वैल्यू आपकी 2 वोल्ट, और ICE की वैल्यू 2.4 मिली एम्पियर है एट VCE की वैल्यू 14 वोल्ट पर। तो हमें बताना है द अर्ली वोल्टेज, हमें अर्ली वोल्टेज VA की वैल्यू यहाँ पर बतानी है। तो देखिए हम लोग यहाँ पर करेंगे क्या, हमें यहाँ पर किसके बीच में दिया है आपका डेल्टा IC और डेल्टा VCE के बीच का हमें ग्राफ दिया है, मतलब जो आपका IC कलेक्टर करंट है और हमें इसके बीच का आपको ग्राफ दिया है। देखिए अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ, चलो इससे करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारी जो कलेक्टर करंट होती है वो क्या होती है, अगर आपको फॉर्मूला पता होगा, कलेक्टर करंट होती है आपकी IC नॉट, ठीक है, और 1 + VCE अपॉन अर्ली वोल्टेज VA। ठीक है, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये हमारी वैल्यू होती है। तो यहाँ पर देखिए हमारे यहाँ पर 2 स्टेट दिए, IC की वैल्यू एक ये दी है और एक IC की वैल्यू ये दी है। तो यहाँ पर IC की वैल्यू दी है, तो हम IC2/IC1 करके इसको निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर करें IC2 अपॉन IC1 अगर हम यहाँ पर करेंगे तो ये किसके बराबर आएगा, देखिए यहाँ पर आ जाएगा 1+, क्योंकि ये दोनों सेम है, ICO और ICO तो आपस में कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आएगा आपका 1+, जो अब ये आपका VCE2 सेकेंड वाले का है, तो VCE2 अपॉन VA का कर देता हूँ, और नीचे वाले क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1+ VCE 1+ VA। ठीक है, तो यहाँ पर से ये हमारा आएगा, तो इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये हमारे क्या आ जाएगा, ये आपका VA से VA कट जाएगा, ऊपर पर ये कैसे बनेगा, देखिए ये हमारे यहाँ पर आएगा VA + VCE2 अपॉन नीचे आ जाएगा आपका VA + VCE1। तो हमारी अल्टीमेटली वैल्यू ये आएगी। तो यहाँ पर से IC2 अपॉन IC1, मतलब इसकी वैल्यू IC2 अपॉन IC1 की वैल्यू क्या आई, ये हमारी आएगी VA + VCE2 अपॉन VA + VCE1। ठीक है, ये हमारी यहाँ पर से वैल्यू आएगी। अब हमें यहाँ से VA की वैल्यू निकालनी है, तो बाकी हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं दोबारा फॉर्मूला लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। कलर थोड़ा चेंज करते हैं, ये देखते हैं ये कलर कैसा काम कर रहा है। देखिए यहाँ पर हमारा क्या था, ये था हमारा कलेक्टर करंट की निकालते IC2/IC1 की वैल्यू निकाले थे। IC2/IC1 की वैल्यू क्या होती है, ये अभी बताया मैंने आपको, ये आएगी आपको VA + VCE2
ये आप याद कर लीजिए, उस टाइम आपको डिराइव करने का टाइम नहीं मिलेगा, आपको ये पता होना चाहिए इसके बराबर होता है VEC1 कर देता हूँ, चलो CE1 है, ठीक है। तो यहाँ पर से सेकेंड टाइम में कलेक्टर करंट की वैल्यू है आपकी, सेकेंड टाइम में आपके 2.4 और पहले है आपकी 1.8, तो 2.4 और 1.8, 2.4 अपॉन 1.8, ठीक है। यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका VA, इसकी वैल्यू निकालनी है, और नीचे भी आपका VA आएगा, इसकी वैल्यू निकालनी है, प्लस आपका VCE2 सेकेंड टाइम में जो इसकी वैल्यू है वो आपके 2 वोल्ट, और पहले है आपकी सेकेंड टाइम में 14 वोल्ट है और पहले में 2 वोल्ट, तो हो जाएगा 14 और आपका 2, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये तो वैसे कट भी जाएगा। देखिए अगर मैं इसको यहाँ से काटूँ, यहाँ से पॉइंट यहाँ से हटाएंगे तो 6 चौको 24, 6 तियाँ 12, तो 4/3 आ गया, तो 4 का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, तो कितना आएगा 4VP + 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3VA + 14, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 4VP + 8 इज इक्वल टू 3, ये VA है, P क्यों कह रहा हूँ, VA 3VA + 4 14 कम 4 14 14 42, यह आ जाएगा आपका 42, ठीक है। तो इसको यहाँ ले आते हैं, तो ये हो जाएगा आपका माइनस में 4A - 3A विच इज़ VA, और ये वहाँ चला जाएगा तो प्लस में चला जाएगा, ये चला जाएगा माइनस में, तो यहाँ पर 42 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये आएगा आपका 34, तो VA की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 34 वोल्ट, वही बताने से ऐसे, तो VA की वैल्यू हमारी आएगी 34 वोल्ट, आंसर नंबर C। बस देखिए यहाँ से हमें ये फॉर्मूला था, यहाँ से हमें दोनों ये देखिए इसको आपको लिख देता हूँ, यहाँ पर लिखा नहीं है, वैसे होना चाहिए था। IC2 की वैल्यू यहाँ पर है आपकी 2.4 मिली एम्पियर, और IC1 की वैल्यू देखिए, IC1 की वैल्यू है हमारी आपका 1.8 मिली एम्पियर, ठीक है। ये हमारी इन दोनों की वैल्यू थी। बाकी VCE2 की वैल्यू यहाँ पर थी आपकी 14 वोल्ट ये, और इसकी वैल्यू थी आपकी 2 वोल्ट, और VCE1 की वैल्यू हमारी 2 वोल्ट थी। बस इसका यूज़ करके हमने यहाँ पर इजीली आंसर निकाला है, जो हमारा आंसर आया आपका 34 वोल्ट, ठीक है। तो आंसर क्या है हमारा, आंसर हमारा है 34 वोल्ट। ये आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, तो ये भी आपका डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। दिया आपका द एवरेज वैल्यू ऑफ द आउटपुट वोल्टेज V0, हमें ये आउटपुट वोल्टेज V0 इसकी एवरेज वैल्यू बतानी है। अज्यूम करना है कि आपके डायोड आइडियल है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या लगा रखा है हमने, एक हमने साइन इनपुट लगा रखा है 10 sin ωt, मतलब आपका AC एनालिसिस का आ गया, स्मॉल सिग्नल AC एनालिसिस। यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस की वैल्यू आपकी 1 किलो ओम, शायद उम्मीद कर रहा हूँ दिख रहा होगा, ये 1 किलो ओम है। अगर नहीं दिखेगा तो मैं इसको एक बार दोबारा से यहाँ पर से आपको डायग्राम को दोबारा बना के दिखा दूंगा, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू है, यहाँ पर आपका डायोड लगा है, ये नीचे की ओर का मूव करके, ये आपका 10 किलो ओम है, लिख देता हूँ खाली, ये आपका 10 किलो ओम है, ये आपका 1 किलो ओम है, ठीक है। 10 किलो ओम और आपका 1 किलो ओम है, ये आपका 10 sin ωt की हमारी साइनोसॉइडल सप्लाई है। तो देखिए यहाँ पर साइनोसॉइडल सप्लाई है, मतलब ये किस टाइप से सप्लाई होगी, ये देखिए साइन वेव जो है हमारी वो पॉजिटिव और नेगेटिव दो हाफ में चलती है, ठीक है। ये पॉजिटिव साइकिल है, ये पॉजिटिव हाफ है एक साइकिल का, और ये नेगेटिव हाफ है साइकिल का। तो देखिए कब क्या देखिए, जब हमारा पॉजिटिव साइकिल होगा, मतलब ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ठीक है, ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा, तो हमारा देखिए डायोड क्या होगा इस टाइम, डायोड का यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब P पे पॉजिटिव और N पे नेगेटिव आएगा, तो हमारा डायोड क्या होगा इस टाइम, हमारा यहाँ पर डायोड होगा आपका ऑन, ठीक है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में लिख देता हूँ आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल में, सो इन पॉजिटिव हाफ साइकिल या ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल जब आपकी इनपुट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, मतलब ये वाला पार्ट, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो हमारा डायोड होगा, डायोड ऑन हो जाएगा, ये डायोड लिखता हूँ, डायोड हमारा D ऑन हो जाएगा। ऑन मतलब क्या हो जाएगा, हमारे जैसे डायोड ये है, ये P और N है, जब आपका P पे पॉजिटिव और N पे नेगेटिव होता है तो हमारा डायोड आइडियल में शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ठीक है, मतलब ऑन हो जाता है। ऑन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा ये, तो डायोड यहाँ पर एज अ शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा, ठीक है। और वहीं अगर नेगेटिव हाफ साइकिल क्या होगी, नेगेटिव हाफ के लिए कलर चेंज करते हैं इसी डायग्राम में, ये देखिए नेगेटिव हाफ में क्या होगा, यहाँ पर आपका नेगेटिव होगा, यहाँ पर पॉजिटिव होगा, तो इधर पर नेगेटिव आएगा और यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, देखिए। तो डायोड ये है, डायोड का यहाँ पर आपका नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव होगा, तो इसको बोलते हैं आपको डायोड का आपका रिवर्स वायस होना। रिवर्स वायस में डायोड आपका ओपन सर्किट वर्क करता है, ऐसा ओपन सर्किट वर्क करेगा, मतलब ये
हमारा इस टाइप का हमारा सर्किट बनेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये आपका ऐसे ओपन हो जाएगा आपका सर्किट ये, ठीक है। और यहाँ पर ये इस टाइप से आएगा, ठीक है। यहाँ पर इस टाइप का सर्किट बनेगा। और ऊपर वाले केस में हमारा सर्किट कैसा बनेगा, सिंपल दिखाऊं तो ऊपर वाले केस में हमारा सर्किट बनेगा ये आपका शॉर्ट हो जाएगा इधर पर, ये देन यहाँ पर V0, ठीक है। तो हमें यहाँ पर बतानी है कि एवरेज आउटपुट वोल्टेज V0 की वैल्यू कितनी आएगी। तो देखिए यहाँ पर जो आपकी V की वैल्यू आ जाएगी वो तो आएगी आपकी 0, और आपके सेकंड वाले के लिए हम लोग यहाँ पर वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाएंगे। देखिए वोल्टेज डिवाइडर रूल के लिए हम लोग यहाँ पर V0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनपुट वोल्टेज इंटू ये देखिए वोल्टेज डिवाइड लगाएंगे, यहाँ पे इनपुट वोल्टेज है, ये आउटपुट वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज इंटू इसके अक्रॉस का वोल्टेज निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना ओम है, यहाँ पर है आपका 10 किलो ओम, और ये आपका 1 किलो ओम, ठीक है। तो वोल्टेज डिवाइडर रूल से आपका 10 किलो ओम अपॉन टोटल, ठीक है, 10 + 1 11। तो ये क्या आ जाएगा, VI अपॉन जो आपका सेकंड के अक्रॉस वोल्टेज है, सेकंड के अक्रॉस का प्रतिरोध R2 अपॉन R1 + R2, ठीक है। जनरल फॉर्म में लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर इनपुट वोल्टेज की वैल्यू पुट करते हैं। इनपुट वोल्टेज हमारी कितनी है, इनपुट वोल्टेज है आपकी 10 sin ωt, इनपुट वोल्टेज इज 10 sin ωt, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग इसकी वैल्यू पुट करते हैं आपका प्रतिरोध की। यहाँ पर है आपका 10 किलो ओम और आपका 10 + 1, ये आपका 10 किलो ओम और आपका ये आएगा 10 + 1 मतलब 11 किलो ओम, ठीक है। तो यहाँ से ये कट जाएगा, ये 10/11 हो जाएगा, 10/11, और ये आपका 10, तो 10 और 10 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 100 sin ωt अपॉन यहाँ पर आ जाएगा 11, तो मतलब 100/11 sin ωt यहाँ पर हमारी इसकी वैल्यू है, ठीक है। तो हमारे V0 की वैल्यू सेकंड टाइम में ये आई है। देखिए पहले टाइम में क्या आएगी, देखिए पहले टाइम में जो हमारी वैल्यू है ये शॉर्ट है, तो इसके अक्रॉस ये भी शॉर्ट हो जाएगा। तो आपकी जो V0 की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, V0 की वैल्यू यहाँ पर 0 वोल्ट आएगी। पहले केस में जब आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल है तब तो 0 वोल्ट आ रही है, नेगेटिव हाफ साइकिल ये आपका कौन सा केस है, ये आपका नेगेटिव हाफ साइकिल वाला केस है। नेगेटिव हाफ में हमारी इतनी वैल्यू आ रही है, ठीक है। हमें यहाँ पर क्या निकालना है, एवरेज। तो V एवरेज करता हूँ, V एवरेज क्या हो जाएगा, टोटल साइकिल कितनी है हमारी, 1 आपका 2π साइकिल है, तो 1 अपॉन टाइम पीरियड 2π, ठीक है। ये हमारा कितना हो जाएगा, ये आएगा आपका 100/11, ठीक है, आपका 100/11। और इसको आपको यहाँ पे करने के लिए हम लोग यहाँ पर इंटू 2 कम कर देंगे, ठीक है, डबल साइकिल के लिए। तो यहाँ पर 2 से 2 ये कट कर जाएगा, तो 10/11 पाई, तो ये आएगा 100/11 पाई। 100/11 पाई जो हमारा होता है ये होता है आपका 2.89 वोल्ट, और नेगेटिव हाफ में आ रही है तो यहाँ पर वैल्यू आएगी माइनस में, तो -2.89 वोल्ट। आंसर नंबर सी बिल्कुल सही आएगा, -2.8। नेगेटिव हाफ के चक्कर में आपको माइनस आया, बाकी हमने यहाँ पर एवरेज निकाल रखा है इसका, 1 अपॉन टाइम पीरियड अपॉन जो आपका साइन वेव थी, ठीक है। इसका हमने यहाँ पर एवरेज निकाल के आंसर निकाला है। अगला देखते हैं। अगला दिया आपका द फॉलोइंग सर्किट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये जो आपका ओपैम टाइप का दिया है, तो ये ओपैम किस चीज़ का आपका डायग्राम है, ठीक है। यहाँ पर R1 है, ये आपका R2 है, ये आपका पॉजिटिव साइड है और ये आपका नेगेटिव साइड है। तो पूछा है आपका सीरीज शंट फीडबैक है, या आपका ये शंट सीरीज है, या सीरीज है, या फिर शंट आपका फीडबैक एम्पलीफायर है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, जो इनपुट का कनेक्शन है ना, इनपुट सिग्नल जो हमारा ये आपका फीडबैक का कनेक्टेड है टू द सेम नोड, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं आपका इन्वर्टिंग टर्मिनल, ठीक है। जो आपका इनपुट है ये आपका सेम नोड से कनेक्ट है, वो भी आपका नेगेटिव में, जिसको हम बोलते हैं आपका इन्वर्टिंग टर्मिनल। और जो आउटपुट है आपका आउटपुट का कनेक्शन, ये आपका क्या है, ये आपका यहाँ पर फीडबैक करा रहा है, कहाँ से, ये आपका फीडबैक नेटवर्क की तरह काम कर रहा है, जहाँ पर आपका सैंपल आउटपुट वोल्टेज डायरेक्टली आपके आउटपुट में वोल्टेज मिलती है, ठीक है। तो ये किस टाइप का हो गया, ये हमारा आप हो गया आपका शंट फीडबैक आपका एम्पलीफायर। तो आंसर हो जाएगा इसका आंसर नंबर डी, शंट फीडबैक एम्पलीफायर। देखिए क्योंकि यहाँ इनपुट जो कनेक्शन है इसमें आपका फीडबैक नेटवर्क आपका यहाँ पर किस में कनेक्टेड है, ये आपका पैरेलल, ये आपका फीडबैक जो है आपका ये आपका पैरेलल में कनेक्ट है ऐसे, ठीक है। और जो आउटपुट है ये आपका यहाँ पर से इसमें जो वोल्टेज है ये ऐसा शंटेड के थ्रू यहाँ पर से कनेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें क्या हुआ, जब हम आपका ऐसे अगर आप सिंपल समझेंगे तो आपको क्या है, ये वोल्टेज शंट फीडबैक है, इसको हम वोल्टेज शंट फीडबैक बोलते हैं। तो जनरली जो डायग्राम है यह है आपका वोल्टेज शंट फीडबैक। वोल्टेज शंट फीडबैक को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसको ही हम लोग बोलते हैं शंट, ठीक है। यहाँ पर इनपुट और आउटपुट दोनों आपके
संट या फिर पैरेलल में कनेक्ट होते हैं, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं संट संट फीडबैक एम्पलीफायर। ठीक है, जो आपका यहाँ पर जो वोल्टेज सैंपल होता है ये आपका संट एट आउटपुट होता है, और करंट की मिक्सिंग भी आपकी संट एट इनपुट होती है, मतलब इनपुट और आउटपुट दोनों आपका संट में होता है, इसलिए हम लोग इसको यहाँ पर ये बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका, द बैरियर पोटेंशियल ऑफ सिलिकॉन डायोड इज 0.7 वोल्ट एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। जो बैरियर पोटेंशियल है वो 0.7 वोल्ट है सिलिकॉन डायोड का, वैसे भी जनरली इतना होता है, यह पता भी होना चाहिए। What will be the new barrier potential when the temperature is raised to 75 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू दी है आपकी -2 मिली वोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो यहाँ पर हमने यहाँ पर नया टेम्परेचर बताना है, नया वोल्टेज बताना है कितना होगा। तो देखिए सिंपल क्या करेंगे हम लोग, देखेंगे चेंज इन टेम्परेचर कितना है पहले, कलर। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर, इसको हम डेल्टा टी से दिखाता हूँ। डेल्टा टी हमारा चेंज इन टेम्परेचर दिखा रहा है, तो T2 - T1, T2 है आपका 75, T1 है आपका 25। तो क्या करेंगे 75 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 75 - 25 इज इक्वल टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो चेंज इन टेम्परेचर तो हमारा आ गया यहाँ से कितना आपका 50 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम देखेंगे चेंज इन पोटेंशियल, जो हमारे दिया है पर टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, इसको हम टेम्परेचर कोफिशिएंट सीधे लिख देता हूँ, डेल्टा वी करता हूँ। डेल्टा वी कितना हो रहा है आपका -2 मिली वोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, मतलब हर एक डिग्री सेंटीग्रेड में -2 मिली वोल्ट की इसमें आपकी कमी आ रही है। ठीक है, ये आपका इसकी वैल्यू है, और कितने डिग्री के लिए करना है हमने ये करना है आपका 50 डिग्री के लिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इंटू 50 डिग्री के लिए करना है, तभी यहाँ से 80 डिग्री से डिग्री कटेगा, हमारा मिली वोल्ट में यहाँ पर आंसर आएगा। ठीक है, तो देखिए डिग्री से डिग्री कटा, ये आपका आ गया 50 दूनी 100, तो ये आएगा -100 मिली वोल्ट। -100 मिली वोल्ट को हम क्या लिख सकते हैं वोल्ट में, 10⁻³ होता है, तो 1, 2 और 3, मतलब ये आ जाएगा का -0.1 वोल्ट। तो यहाँ पर हमारा वोल्टेज आ गया 0.1 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर से हम लोग हमने न्यू वोल्टेज की वैल्यू बतानी है। तो न्यू वोल्टेज क्या हो जाएगा, न्यू वोल्टेज वी न्यू हो जाएगा आपका, जो आपका वी गामा है, या फिर जो इसका सिलिकॉन का जो बैरियर पोटेंशियल है वी गामा में से हम लोग वोल्टेज ड्रॉप माइनस कर देंगे, डेल्टा वी को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा, वो आएगा 0.7 वोल्ट माइनस 0.1 वोल्ट। ठीक है, 0.7 में से 0.1 को हम लोग यहाँ पर हम लोग ऐड करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 0.6 वोल्ट। तो हमारा जो न्यू वोल्टेज आएगा वो आएगा हमारे यहाँ पर 0.6 वोल्ट। आंसर नंबर 20 का बिल्कुल ठीक होगा। देखिए इसका हमारा जो कौन सा फॉर्मूला यूज़ हुआ है, सिंपल हमारा फॉर्मूला हुआ है ये आपका वोल्टेज, जो आपका वोल्टेज है T2 टेम्परेचर लिखता हूँ, वोल्टेज जो हमारा T2 होता है वही होता है आपका वोल्टेज एट T1 प्लस जो आपका K इंटू T2 - T1, ये आपका सिंपल ये फॉर्मूला होता है। तो मैंने इसको सिंपल वे में समझा रखा है। देखिए यहाँ पर K की वैल्यू क्या थी, K जो कांस्टेंट की वैल्यू थी उसकी थी यहाँ पर -2 मिली वोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब ये देखिए 1 मिनट, देखिए यहाँ पर ये जो K की वैल्यू थी, यहाँ पर देखिए K की वैल्यू थी हमारी -2 मिली वोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड। T2 - T1 क्या था हमारा डेल्टा टी इज इक्वल टू T2 - T1। तो इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर पुट करी। ठीक है, जो हमारी आई थी आपकी 75 - 25 विच इज इक्वल टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ आया, उसको हमने पुट करा, K की वैल्यू पुट करी, पहले वाले का टेम्परेचर पुट करा और सिंपली हमने यहाँ पर आंसर निकाल दिया। ठीक है, तो ये हमारा आया था आपका 0.6 वोल्ट। आंसर नंबर बी। आगे देखते हैं, अगला दिया आपका इन अ जीनर रेगुलेटर सर्किट। हमारा जीनर रेगुलेटर सर्किट है, इनपुट वोल्टेज 12 वोल्ट है, सोर्स का रेजिस्टेंस है आपका 100 ओम, जीनर के क्रॉस वोल्टेज वीजेड है आपके 6 वोल्ट, और आपका लोड करंट है आपका 20 मिली एम्पियर। तो हमें जीनर करंट की वैल्यू बतानी IZ। तो देखिए इसी टाइप का हमने क्वेश्चन पहले भी किया था। तो देखिए यहाँ पर हम लोग कैसे करेंगे, देखिए अगर इसको अब मैं सर्किट में दिखाऊँ तो सर्किट में ये RS की वैल्यू ये है। ठीक है, सोर्स में रेजिस्टेंस की वैल्यू ये है, जीनर डायोड लगाए ये। ठीक है, देन यहाँ पर हमारा लोड है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू दी है आपकी 100 ओम। जीनर ज़्यादा वोल्टेज रेगुलेटर काम कर रहा है, इनपुट वोल्टेज यहाँ पर दी है 12 वोल्ट ±12 वोल्ट है। जीनर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो है आपके 6 वोल्ट, ये VZ की वैल्यू है, ±VZ की वैल्यू इतनी है। और आपका लोड के थ्रू जो करंट है IL, ये लोड के थ्रू करंट है, ये आपकी 20 मिली एम्पियर। तो यहाँ पर हमें बतानी है कि ये जीनर के अक्रॉस करंट कितनी होगी IZ। तो देखिए यहाँ पर से पहले हम सोर्स के थ्रू करंट निकालेंगे। ये देखिए मेरे भाई, हम इसके थ्रू करंट निकालेंगे IS।
तो देखिए ये क्या हो जाएगा, आई एस के लिए क्या करेंगे, ये आएगा इनपुट वोल्टेज माइनस जीनर के अक्रॉस वोल्टेज और इसका प्रतिरोध का डिवाइड हो जाएगा। मतलब सोर्स करंट निकालने के लिए आई एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनपुट वोल्टेज माइनस जीनर वोल्टेज अपॉन सोर्स रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर से क्या आ जाएगा, ये अल्टीमेटली ये आएगा आपका 12 माइनस जीनर के अक्रॉस वोल्टेज है 6 और ये कितना है आपका आर एस है आपका 100 ओम। तो 6/100 क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका 0.06 एम्पियर। चलो मिली में कर रखा है तो आंसर तो 60 मिली एम्पियर ले देते हैं। तो ये हमारा आया 60 मिली एम्पियर यहाँ पर सोर्स का। देखिए 60 मिली एम्पियर दिया है, ये आंसर नहीं होगा क्योंकि हमने सोर्स का निकाल रखा है। हमने क्या आपका किसका निकालना है, जीनर का। देखिए सोर्स यहाँ से अगर हम लगाएंगे यहाँ पर क्या, इसको हम बोलते हैं आपका KCL। KCL के थ्रू क्या होता है, नोड पर इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए सोर्स करंट किसके बराबर हो जाएगी, सोर्स करंट इज इक्वल टू जीनर करंट प्लस लोड करंट। ठीक है, तो यहाँ से हमें जीनर करंट निकालनी है, तो जीनर करंट इज इक्वल टू सोर्स करंट माइनस लोड करंट। तो सोर्स करंट है मेरे भाई 60 और ये है आपकी 20। तो 60 माइनस 20 कितना हो गया 40 और किस्मत थी ये जल्दी से आपकी मिली एम्पियर में। तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आएगा आपका 40 मिली एम्पियर, आंसर नंबर बी। ठीक है, तो आंसर इसका आ गया बी 40 मिली एम्पियर। अगला देखते हैं, दिया है हमारा इन अ सेंटर टेप, एक हमारा सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर है। द पीक वोल्टेज एट ईच हाफ ऑफ द सेकेंडरी वाइंडिंग, पीक वोल्टेज जो है वीएम की वैल्यू 50 वोल्ट है। तो व्हाट शुड बी द डायोड पीआईवी, पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होगी, किस केस में दिया आपका सेंटर टेप दिया है। ठीक है, ये आपका सेंटर टेप और आपका ब्रिज में देखिए यहाँ पर डिफरेंस होता है पीक इनवर्स वोल्टेज का। देखिए पीक इनवर्स वोल्टेज इसको हम बोलते हैं पीआईवी। देखिए आपका क्या होता है, जब आपकी नेगेटिव हाफ साइकिल चल रही है तो उस टाइम पर आपका जब डायोड रिवर्स में है तो उसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज बियर कर सकता है, उसको हम बोलते हैं आपका पीआईवी। ठीक है, ये आपका पीआईवी दोनों केस में दिखाता हूँ। पीआईवी आपके सेंटर टेप और आपका एक होता है हमारा ब्रिज, सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर FWR और आपका ब्रिज वेव फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, हमारे यहाँ पर दो टाइप के होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, सेंटर टेप में हमारे जो पीक इनवर्स वोल्टेज है वो होती है आपके 2 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम वोल्टेज, जबकि यहाँ पर ब्रिज का हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इसकी आपके पीक इनवर्स वोल्टेज यहाँ पर कम, यहाँ पर आपके VM होती है। ठीक है, विच इज़ हाफ ऑफ द सेंटर टेप। ठीक है, सेंटर टेप में हम लोग 2 डायोड यूज़ करते हैं, ब्रिज में आपको 4 डायोड यूज़ करते हैं एज अ ब्रिज फॉर्म बना के। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सेंटर टेप की बात करी है, तो सेंटर टेप में पीक इनवर्स वोल्टेज क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ VM। तो आ जाएगा 2 इंटू VM है आपका 50, तो 50 दूनी 100, तो आ जाएगा आपका 100 वोल्ट, आंसर नंबर सी। ठीक, बस आपको ये पता होना चाहिए था। आगे देखते हैं, आर ट्रांजिस्टर हैज़ अ कॉमन बेस करंट गेन अल्फा दिया है, उसकी वैल्यू है 0.98। व्हाट विल बी द कॉमन इमीटर गेन बीटा। देखिए अल्फा की वैल्यू दी है तो हमें बीटा की वैल्यू बतानी है, सिर्फ एक आपको रिलेशनशिप पता होना चाहिए अल्फा बीटा का। तो बीटा क्या होता है मेरे भाई, बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, रिलेशनशिप ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये आपका रिलेशनशिप है आपका अल्फा और बीटा में। देखिए यहाँ पर क्या दिया था, अल्फा की वैल्यू दी है आपकी 0.98, बस पुट कर देते हैं अब। तो बीटा की वैल्यू क्या आएगी, अल्फा विच इज 0.98 अपॉन 1 माइनस 0.98, तो ये आ जाएगा आपका 0.98 और ये आ जाएगा आपका 0.02। तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, ये आएगा 98/2, 98/2 49। तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, बीटा की वैल्यू हमारी आ गई यहाँ से 49। कौन सा फॉर्मूला ये याद करना है, यहाँ पर सिर्फ एक फॉर्मूला याद करना था आपका, वो था आपका ये वाला आपका बीटा का, बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। ठीक है, ये हमारा बीटा का फॉर्मूला था। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया आपका इन कॉमन इमीटर एम्पलीफायर, हमारे कॉमन इमीटर एम्पलीफायर है जिसका इमीटर कॉमन है, उसका बीटा, ठीक है, करंट गेन दिया है, कॉमन इमीटर करंट गेन बीटा 100 है। RC ये ऐसा है, RC की वैल्यू है आपकी 2 किलो ओम, इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू है आपकी 1 किलो ओम। तो व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज गेन, तो हमें यहाँ पर वोल्टेज गेन का मैग्नीट्यूड बताना है। वोल्टेज गेन को हम लोग जनरली कैसे डिनोट करते हैं, हम लोग इसको डिनोट करते हैं आपको AV से,
ए आपका है गेन और वी अगर वोल्टेज की बात करें तो ए वी आता है, करंट के लिए आता है ए आई, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं। तो वो वोल्टेज गेन हमारा कॉमन एमीटर एम्पलीफायर के लिए क्या होता है पता होगा वैसे आपको, फिर भी बता देता हूँ। वोल्टेज गेन मैग्नीट्यूड फॉर, इसकी बात करें कॉमन एमीटर एम्पलीफायर की, कॉमन एमीटर एम्पलीफायर के लिए हमारा होता है, इसको डिपिक्ट करते हैं हम ए वी से, गेन के लिए ए आता है और ये वोल्टेज है, ए वी हमारा होता है बीटा इंटू आर सी अपॉन इनपुट आर इन, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो जनरली आपको पता होगा लेकिन फिर भी कोई नहीं, मैंने बता दिया। तो ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है, बस हमने इसमें वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है। तो यहाँ पर क्या है देखिए, ए वी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए वी इज इक्वल टू बीटा की वैल्यू मेरे भाई 100 और आपका ये आर सी की वैल्यू आपकी 2 किलो ओम। तो ये भी किलो में, नीचे वाला है आपका किलो में, तो किलो से किलो कट जाएगा, तो 1/2 मतलब 2/1 तो 2 ही आएगा। तो 2 इंटू 100 200। तो यहाँ से जो वोल्टेज गेन आएगा ए वी, उसकी वैल्यू कितनी आएगी, वो आएगी आपके 200, ठीक है। तो आंसर नंबर डी 200 इसका सही आंसर आएगा। अगला देखते हैं, दिया है आपका अ जेफेट जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर हैज IDSS, जो आपका ड्रेन टू सोर्स सैचुरेशन करंट है, उसकी वैल्यू आपकी 8 मिली एम्पियर, पिंच ऑफ वोल्टेज की वैल्यू VP की है आपकी -4 वोल्ट। व्हाट विल बी द ड्रेन करंट, ID की वैल्यू बतानी है एट VGS, गेट टू सोर्स वोल्टेज है आपकी -2 वोल्ट। सिर्फ एक फॉर्मूला में बेस है और आप आंसर निकाल सकते हैं। SSC में तो इसके भरमार है इसकी, इसी वाले फॉर्मूले के ऊपर। जो ड्रेन करंट की वैल्यू होती है वो हमें निकालनी है, वो होती है IDSS, ड्रेन टू सोर्स सैचुरेशन करंट, ठीक है। 1 माइनस यहाँ पर आता है VGS, गेट टू सोर्स अपॉन VP, पिंच इन वोल्टेज का स्क्वायर। इसको ऐसे कर देता हूँ, इसका स्क्वायर होता है तो यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है। इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं, एक मिनट, ठीक है। तो ID की वैल्यू होती है हमारी IDSS 1 माइनस VGS माइनस VP का होल स्क्वायर, ठीक है। बस ये हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करनी है। तो ID की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी है। ID की वैल्यू क्या हो जाएगी, IDSS विच इज 8 मिली एम्पियर, 8 मिली एम्पियर कर देता हूँ, या 10 मिली में दिया है तो मिली में लिख देते हैं। 1 माइनस यहाँ पर क्या आएगी हमारी, ये आएगी हमारी VGS माइनस VP की वैल्यू। तो ये आपकी VGS है आपका गेट टू सोर्स है -2 वोल्ट और ये आपका VP है -4 वोल्ट, ठीक है, इसका स्क्वायर। तो ये आपका 2 दूनी 4 माइनस से माइनस कट जाएगा, तो आएगा 1 माइनस 1/2। मतलब ये क्या आया, ये आपका 8 मिली एम्पियर और 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा 8 मिली एम्पियर और 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4। तो 4 से ये कट जाएगा, यहाँ पर कितने बार कटेगा, ये आपका कटेगा 4 दूनी 8, 2 बार। तो आंसर आ जाएगा 2 मिली एम्पियर। तो बहुत सिंपल था, कैलकुलेशन भी बहुत सिंपल है। आंसर नंबर बी, ठीक है, 2 मिली एम्पियर। सिर्फ एक फॉर्मूला ये याद करना है, सिंपल वैल्यू पुट करी और आंसर निकाला, ठीक है। आगे देखते हैं, दिया आपका एन एम्पलीफायर हैज एन ओपन लूप गेन, ए की वैल्यू दी आपकी 1000, फीडबैक फ्रैक्शन बीटा की वैल्यू दी आपकी 0.01। व्हाट विल बी द क्लोज लूप गेन, हमें AF की वैल्यू बतानी है। AF बी आफ्टर अप्लाइंग नेगेटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक लगाने पर जो हमारी AF की वैल्यू है वो कितनी आ रही है। तो ये क्लोज लूप गेन जो हमारा AF होता है, इसका फॉर्मूला वैसे पता होगा, AF होता है हमारा A अपॉन 1 प्लस A बीटा, 1 प्लस A बीटा, स्टैंडर्ड फार्मूला है। आपने जब भी आपने एम्पलीफायर वगैरह पढ़े होंगे तो ये आपको बहुत स्टैंडर्ड फार्मूला है, तो ये आपको पता होगा। AF अपॉन A, AF इज इक्वल टू A अपॉन 1 प्लस A बीटा, ये आपका क्लोज लूप गेन का फॉर्मूला है नेगेटिव फीडबैक के टाइम पर, ठीक है। यहाँ से चलो A बीटा कैलकुलेट करता हूँ, या सब साथ ही कर दूँ। चलो A बीटा दिखाता हूँ। A की वैल्यू है 1000, बीटा की वैल्यू है आपकी 0.01। तो आपका अल्टीमेटली क्या आएगा, ये आपका 2 0 हट जाएंगे, ये आएगा आपका 10, ये आएगा आपका 10। A बीटा की वैल्यू 10 आएगी, 10, हाँ 10 ही आएगी। अब AF की वैल्यू क्या आएगी, AF की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से A की वैल्यू है 1000, 1 प्लस 10। तो ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 1000 अपॉन 10 और 11 अपॉन 1000, 11 अपॉन 1000 आपका 90 के आसपास आएगा,
90.91, तो 90.91 यहाँ पर आंसर दिया है 91, तो अप्रॉक्सीमेटली आप 91 लिख सकते हैं। तो आंसर यहाँ पर क्या आएगा 91, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली आंसर यहाँ पर 91 आएगा। यहाँ पर ये क्या था आपका AF था आपका, जिसको हम बोलते हैं क्लोज लूप का आपका नेगेटिव गेन में फॉर्मूला, ठीक है, जो हमें निकालना था आपका क्लोज लूप गेन, ठीक है। ये आपका गेन निकालता है आपका नेगेटिव लूप में। अगला देखते हैं, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें किसका, आपका एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का दिया है आपका। A unijunction transistor UJT has an intrinsic standoff ratio, ईटा की वैल्यू दी है 0.6, VBB की वैल्यू दी है आपकी 20 वोल्ट, आपका डायोड के अक्रॉस जो ड्रॉप है VD की वैल्यू है 0.7। तो व्हाट इज़ द पीक वोल्टेज, VP हमें बतानी है UJT के केस में। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले निकालते हैं आपका पीक फायरिंग वोल्टेज, जो हमारा आपका UJT का होता है, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। पीक फायरिंग वोल्टेज, पीक फायरिंग वोल्टेज फॉर UJT, यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर, वो क्या होता है, उसको हम डिपिक्ट करते हैं VP से। उसकी वैल्यू बतानी है, वो होती है आपकी ईटा इंटू VBB प्लस VD। सिंपल फॉर्मूला बेस है, इसको आप ब्रैकेट में डाल दीजिए, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसी की वैल्यू पूछिए यहाँ पर, तो हम उसी को यहाँ पर निकाल लें। अब कलर चेंज करते हैं थोड़ा, तो देखिए यहाँ पर हम लोग इसकी वैल्यू पुट करते हैं। VP क्या हो जाएगा, VP ईटा की वैल्यू कितनी दी है, ये है 0.6 का मल्टीप्लाई करेंगे VBB है आपका 20, ठीक है, VBB आपका 20 है, और प्लस VD की वैल्यू कितनी है, डायोड के अक्रॉस वोल्टेज 0.7 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है। तो ये आपका 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, यहाँ पर कितना आ जाएगा 12 वोल्ट, और ये आपका प्लस 0.7, 12 प्लस 0.7 हमारा आएगा 12.7 वोल्ट। तो आंसर आ जाएगा VP का 12.7 वोल्ट। आंसर नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर होगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। तो थैंक यू सो मच।